Okay. All right, guys. Welcome back to part maybe 4 इस DBMS यूनिट 1 की सीरीज़ का. सो मैंने जस्ट एक वीडियो फिनिश किया एंड उसमें मैंने पार्शियल पार्टिसिपेशन तक पढ़ाया था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट इज़ एंटिटी. हम इसके भी मोस्टली सिम्बॉल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्हें मतलब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. एंटिटी हमने पढ़ा कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. रिलेशनशिप हमने पढ़ा, ये जो था ये बीच में एनरोल्ड, इसे रिलेशनशिप कहते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ वो भी दो टाइप के होते हैं, एक वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है. वीक एंटिटी भी हमने पढ़ा कि वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डबल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, ठीक है. डिराइव्ड एट्रीब्यूट फॉर एनी एंटिटी. तो जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है, जैसे हमने पढ़ा कि जैसे हम डिराइव करते हैं उसे हम एक ओवल में रिप्रेजेंट करते हैं. मल्टी वैल्यूड, जैसे हमने बोला कि इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप आप सबने उसे नोट डाउन कर लिया होगा. सो दैट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. अब हम बात करते हैं एडवांस ईआर मॉडल्स के बारे में. सो एडवांस ईआर मॉडल्स इन specializations and entity is divided into sub entities based on characteristics, ठीक है. It is a top down approach where the higher level entity is specialized into two or more level entities. तो यहाँ पे क्या है, एडवांस ईआर मॉडल्स क्या होता है. इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच यानी कि ऊपर से नीचे आने वाला अप्रोच जिसे हम कहते हैं. उसे जो नीचे से ऊपर जाता है उसे हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे आता है उसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं. जैसे पेड़ ज़मीन से ऊपर उगता है तो वो बॉटम से ऊपर जाता है. तो वैसे ही एडवांस ईआर मॉडल जो है वो टॉप डाउन अप्रोच मॉडल है, जहाँ पे हाई लेवल एंटिटी जैसे एम्प्लॉय हो गया, ये हाई लेवल एंटिटी हो गया. ये नीचे जैसे आता है इसकी और एंटिटीज़ बनती है जो लो लेवल एंटिटीज़ होती है. जैसे एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, HR हो सकता है, टेस्टर हो सकता है, डेवलपर अगर मैंने बोला, उसके बाद डिज़ाइनर हो सकता है, ठीक है. तो बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं उसके, और उन एंटिटीज़ को हम बेसिकली बोलते हैं लोअर लेवल एंटिटीज़, ठीक है. अब जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉमन प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ सेट ऑफ एंटिटीज एंड क्रिएटिंग अ जनरलाइज एंटिटी फॉर इट. इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच. जैसे मैंने बोला जो पहले वाला था वो टॉप डाउन अप्रोच था, ये बॉटम अप अप्रोच है. सो इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच इन विच टू और मोर एंटिटीज कैन बी जनरलाइज टू हायर लेवल एंटिटी इफ दे हैव सम एट्रीब्यूट्स इन कॉमन. अब जैसे हमने पहले बारे में पढ़ा कि यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि एक जो बड़ी एंटिटी है वो छोटी छोटी एंटिटीज़ में बट रहा है नीचे. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो छोटी छोटी एंटिटीज़ है वो बड़ी एंटिटीज़ में बन रही है. जैसे स्टूडेंट और फैकल्टी हो गया, दोनों क्या है, दोनों इंसान ही तो है. तो इंसान दोनों के बीच की कॉमन बात है. अब जैसे मैं हो गया, मेरे को अगर फैकल्टी हो गई, तो हम वी बोथ आर ह्यूमन बींग्स, राइट. तो हम दोनों इंसान है. तो पर्सन यहाँ पे दिखा हुआ है ना, पर्सन ह्यूमन बींग, इट इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ अस एंड इट इज़ अ कॉमन एंटिटी जो हम में है, ठीक है. तो हम फैकल्टी स्टूडेंट दोनों नीचे थे, एंड ऊपर हम पर्सन हो गए, यानी कि हम एक आदमी हो गए, ठीक है. वी आर अ ह्यूमन बींग. सो अगर आप जो टॉप टू डाउन अप्रोच है जो हमने पहले पढ़ा यहाँ पे, उसी को उल्टा कर दोगे तो बॉटम अप अप्रोच बन जाता है. सो व्हेन स्मॉलर एंटिटीज कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर एंटिटी विच हैज समथिंग इन कॉमन इज कॉल्ड एज अ बॉटम अप अप्रोच, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ई आर मॉडल. ई आर मॉडल के एडवांटेजेस जो मे बी MCQ में आ सकता है. सो इट इज़ सिंपल, ठीक है. सिंपल है कंसेप्चुअली. ई आर मॉडल इज़ वेरी इजी टू बिल्ड इफ़ वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड द एंटिटीज़. वी कैन ईजिली बिल्ड ई आर डायग्राम फॉर मॉडल्स. अगर हमें दो एंटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप पता है, क्या है एंटिटीज़, क्या है हमारी वो पता है, सारी एट्रीब्यूट्स पता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पता है. सो इट्स वेरी ईजी फॉर अस टू, so it is very I'm really sorry, so it is very easy for us to make ER models. Second is effective communication tools. this tool is this model is used widely by database engineers for communicating their ideas. So ये जो ER models होते हैं, these are industry level models. इन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं between database engineers, designers and developers for a good communication, because ER model समझने में काफ़ी easy होता है. Easy conversation to any model. This model maps well this model maps well to the relational model and can be easily converted relational model by converting an ER model to table. तो ER model को basically table में easily convert किया जा सकता है. तो यही उसका कहना है. This model can also be converted to any other model like network model, hierarchical model, etc. ठीक है. ये अगेन मैंने जो पहले बोला था कि इट इज़ अ केस स्टडी. इसको आप मेरे पूरे वीडियो की एक्सप्लेनेशन के बाद खुद से सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है.
तो यहाँ पे बट मैं एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ कि अब जैसे एक्सपेक्टेड मेन फीचर्स कस्टमर, ये मतलब आई एज्यूम ये आप खुद कर लो, ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है प्राइमरी की, ये जो पी के दिख रहा है, ये पी के या फिर ये एफ के, ये प्राइमरी की और फॉरेन की होती है। प्राइमरी की फॉरेन की को भी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। फिलहाल के लिए ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ताकि जब पूरा वीडियो समझा के, पूरी वीडियो में समझा के हो जाए, यू कैन ट्राई सॉल्विंग एंड फाइंड द सोल्यूशन। ओके, ये उसका टेबल हो गया। ये भी अगेन एक केस स्टडी है, ये भी अगेन एक केस स्टडी है, ये भी अगेन एक केस स्टडी है। अब ई आर टू टेबल कन्वर्जन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये शायद से, बिकॉज थोड़ा लंबा टॉपिक है तो शायद से इसमें से कोई एमसीक्यू बने ना इतना, बट ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एंड सेमेस्टर या फिर मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसे समझाने के लिए एक्चुअली 3 स्लाइड्स में कवर किया गया है। तो इसे समझाने के लिए आई हैव प्रॉपर एग्जाम जो मैंने चैट जीपीटी को थोड़ी देर पहले पूछा था, एंड यू नो इट समराइज्ड सो वेल, इसने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बना के दिया। So let's just go to the top of it now. Okay, here it is. So ER to table conversion क्या होता है? ER यानी कि अपना जो डायग्राम होता है, ER डायग्राम, उससे अपन को टेबल में कैसे कन्वर्ट करनी है चीज़ें। अब ER में तो हमने समझ लिया, ये जो हमने ER वाला सब ये पढ़ा, ये तो हमने समझ लिया, ये डायग्राम वगैरह सब, कि इसमें रिलेशंस क्या होते हैं, 1 to many, many to 1, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ ली। अब लेट्स से कि इनमें इनका टेबल कैसे बनाया जाए, रियल टेबल कैसे बनाया जाए, तो वो पढ़ते हैं। इनमें बहुत सारी स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स अगर आप यहाँ पे पढ़ने जाओगे तो आपको नहीं समझेगा इतनी ईजीली। मैंने भी बहुत ट्राई किया था, बट मेरे को फर्स्ट गो में तो समझा नहीं था। तो हम फर्स्ट गो में समझने के लिए हमें उसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, इसलिए हमने चैट जीपीटी की हेल्प ली। सो लेट्स अज्यूम हमारे पास एक ई आर एंटिटी है, स्टूडेंट। ओके, अब आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही है, जस्ट डिस्कार्ड इट एंड इस चीज़ पे पूरा फोकस करना, बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। आपके पास एक ई आर एंटिटी है। ई आर एंटिटी यानी कि एक एंटिटी, स्टूडेंट इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए, जैसे कि स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल आईडी हो गया। आपके पास आपका नेम होता है, आपका एज होता है, आपका ईमेल आईडी होता है, और आपको एक यूनिक आईडी दे दिया, दैट इज स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी भी हमारा एक एट्रीब्यूट हो गया। अब एट्रीब्यूट को, स्टूडेंट आईडी को क्या हमने किया, प्राइमरी की दे दी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की का। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज़ अ यूनिक की गिवन टू एन एट्रीब्यूट, जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके इजीली, ठीक है। प्राइमरी की का नाम ही है प्राइमरी की, यानी कि हम जो हमारी प्राइमरी की जिस भी एट्रीब्यूट को हमने असाइन की है, वो इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एट्रीब्यूट्स। तो हम प्राइमरी की हेल्प से नेम, एज और मतलब सॉरी नेम, एज और ईमेल जो है, इनसे अलग कर देता है ये स्टूडेंट आईडी को, ठीक है। ओके, अभी हमने क्या किया, एक टेबल बना दिया स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ईमेल, और स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया। इसको हम बोलते हैं पीके, जो हमने पहले बोला था पीके और एफके, सो दैट इज़ प्राइमरी की। तो इसकी मदद से क्या बन गया, ये हमारा टेबल बन गया। यहाँ पे डेटा आ गया, स्टूडेंट आईडी 101 है, नेम राहुल है, एज 19 है, ईमेल उसका दिया है rahul@gmail.com, वटेवर। अब लेट्स से डिपार्टमेंट हमारा और एक एंटिटी है। डिपार्टमेंट में भी हमने 3 एट्रीब्यूट्स ले लिए। जैसे हमारा स्टूडेंट एंटिटी था, तो हमने डिपार्टमेंट को भी एंटिटी ले लिया। तो डिपार्टमेंट में हमारे 3 एट्रीब्यूट्स हो गए, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी और लोकेशन। तो डिपार्टमेंट आईडी को हमने वापस प्राइमरी की कर लिया। तो हर टेबल में हमने एक प्राइमरी की दे दी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक रूल टू रिमेंबर है कि एवरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैज़ 1 टेबल, ठीक है। एंटिटीज प्राइमरी की इस टेबल्स प्राइमरी की। अब एवरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, स्टूडेंट हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो उसका एक जो, उसके एक एट्रीब्यूट का जो प्राइमरी की था, वो पूरे टेबल का प्राइमरी की बन गया, ठीक है। वही यहाँ पे बात बताई गई कि एंटिटीज प्राइमरी की इस टेबल्स प्राइमरी की। अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट वीक एंटिटीज। लेट्स से कि स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट हैज़ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी कि स्टूडेंट के अंदर क्या आएगा, उसके नेम आएगी, एज आएगी, रिलेशन आएगी। तो क्या नेम यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है? यानी कि एक कॉलेज में 10 शौर्य नाम के बच्चे होंगे, तो हर एक तो यूनिक नहीं हुआ ना, सॉरी मतलब नाम कॉमन है बट हर एक अलग अलग तो है ना। तो नाम से क्या हम किसी पर्टिकुलर आदमी को ढूंढ सकते हैं? नहीं, ठीक है। सो कैन नेम बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एज डिपेंडेंट? नो। देयर कुड बी एक स्टूडेंट हो सकता है जिसका रोल नंबर 101 हो, उसका भी नाम राहुल हो, जिसका 102 हो, उसका भी नाम राहुल हो। सो राहुल अलोन इजंट इनफ। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें प्राइमरी की देनी है तो हम क्या करते हैं, ओनर्स प्राइमरी की प्लस वीक एंटिटीज पार्शियल की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि यहाँ पे भी बताया हुआ है कि प्राइमरी की, ठीक है। अब जो वीक एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे वीक एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं कि वीक एंटिटीज़ में क्या होता है,
ओनर्स प्राइमरी की प्लस वीक एंटिटीज प्राइमरी की, वीक एंटिटीज पार्शियल की इज द प्राइमरी की, ठीक है। मैं यहाँ पे भी समझा रहा हूँ। तो जैसे राहुल अकेला नाम मतलब नहीं हो सकता ना किसी का, राहुल बहुत बच्चों का नाम होगा। तो हम यहाँ के हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे दो टेबल बनाए थे राइट, एक हमने स्टूडेंट का बनाया था, स्टूडेंट आईडी उसको प्राइमरी की दिया था, और यहाँ पे डिपार्टमेंट का था, डिपार्टमेंट आईडी उसको प्राइमरी की दिया था। तो हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट आईडी है उसका प्राइमरी की, और जो डिपेंडेंट नेम है उसका पार्शियल की, ठीक है, उन दोनों को मिला लेंगे और खुद की एक की बना देंगे। या सो मैं कह रहा था कि जो स्टूडेंट आईडी है उसका ओनर्स प्राइमरी की, और डिपेंडेंट नेम, ठीक है, जो नेम है बच्चे का उसका पार्शियल की, इन दोनों को मिला के हम खुद का एक की बना लेंगे। तो यहाँ पे हो जाता है वो स्टूडेंट आईडी। अब डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट अगेन एक एंटिटी है, स्टूडेंट आईडी उसका फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है, जब हम किसी भी प्राइमरी की को, अब एक टेबल का जो प्राइमरी की है, लेट्स से स्टूडेंट आईडी एक टेबल का प्राइमरी की है, उससे जब हम किसी और टेबल में लाएंगे तो वो उधर का फॉरेन की बन जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से इसको बहुत लेम एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अगर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर है तो वो वहाँ का प्राइमरी की है, ठीक है, बॉस मेन। वो अगर इंडिया में आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे फॉरेनर बोलेंगे, वो फॉरेन से आया है, तो वो फॉरेन की हो गया। आई नो दिस इज वेरी लेम एग्जाम्पल बट याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। सो स्टूडेंट आईडी अपने जब टेबल में था तो वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, वहाँ का प्राइमरी की था। जब वो दूसरे टेबल में आ गया तो वो वहाँ का फॉरेन की बन गया, उसी को बोलते हैं फॉरेन की। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी फॉरेन की हो गया क्योंकि वो बाहर से आया है, एंड डिपेंडेंट नेम पार्शियल की को हम लेते हैं। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारी खुद की बन जाएगी। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हमने ले लिया 101, ठीक है, यहाँ पे 101 ले लिया, एंड यहाँ पे डिपेंडेंट नेम यानी बच्चे का नाम रमेश। तो ये 101 प्लस रमेश ये अलग बन गया, 102 प्लस रमेश अलग बन गया। इनमें रमेश और प्लस भले ही कॉमन, लेकिन 101 अलग है, 102 अलग है। इसकी मदद से वो जो प्राइमरी की है वो अलग बन जाती है। एंड देयरफॉर अगर दो बच्चों का नाम सेम है तो उन्हें हम उनके जो स्टूडेंट आईडी थे उनकी मदद से हम उनको अलग कर दिया। आई होप ये समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया, गो बैक टू वेयर आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग दिस एंड यू कैन अंडरस्टैंड अगेन। नेक्स्ट, कन्वर्ट वन टू वन रिलेशनशिप। यहाँ पे हो गया हमारा वीक एंटिटीज़ और रेगुलर एंटिटीज़ के बारे में। हम रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। सपोज अ स्टूडेंट हैज़ वन एडवाइज़र और वन मेंटर, तो उनके बीच का रिलेशनशिप क्या हो गया, 1-1। वन स्टूडेंट हैज़ वन एडवाइज़र, मैंने ये बताया था पहले। तो हमारे पास अभी फॉर एग्जांपल अगर दो टेबल है, दो एंटिटीज़ है, पहला स्टूडेंट हो गया, तो स्टूडेंट में क्या आएगा, स्टूडेंट आईडी आएगा और नेम आएगा, ये दोनों उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, स्टूडेंट जो एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट्स हो गए स्टूडेंट आईडी एंड नेम। जो एडवाइज़र एंटिटी है उसके दो एट्रीब्यूट्स हो गए, एक एडवाइज़र आईडी और एडवाइज़र नेम, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास दो एंटिटी है, एक स्टूडेंट एक एडवाइज़र, और स्टूडेंट के दो एट्रीब्यूट्स हैं, एडवाइज़र के भी दो एट्रीब्यूट्स हैं। अब दोनों अपने अपने टेबल में प्राइमरी की है, स्टूडेंट के इसमें स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है और एडवाइज़र की इसमें एडवाइज़र आईडी प्राइमरी की है। अब मैंने एक बात बताई कि अपने देश में जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो प्राइमरी की रहेगा, लेकिन दूसरे देश में जाते हैं वो फॉरेनर बन जाएगा। उसी एग्जांपल को याद रखते हुए अगर हम स्टूडेंट टेबल ले और उसमें एडवाइज़र आईडी डाल दें, यानी कि जो स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी और नेम ऑलरेडी था, उसमें हम ये एडवाइज़र नेम को इसमें डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा, सॉरी एडवाइज़र आईडी को उधर डाल दे तो वो क्या बन जाएगा, वो उधर की फॉरेन की बन जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में जहाँ पे दो दो एट्रीब्यूट्स थे वहाँ पे अगर हमने एडवाइज़र आईडी को डाल दिया तो यहाँ की प्राइमरी की यहाँ पे आके फॉरेन की बन जाएगी। तो वहीं पे ऐसा हुआ कि एडवाइज़र आईडी जब स्टूडेंट टेबल में आई तो वो फॉरेन की बन गई। तो उसका टेबल अगर कुछ बनेगा तो वो ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। नाउ वन टू एन रिलेशनशिप, अगेन वन डिपार्टमेंट हैज़ एन नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे कॉलेज में एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे हैं। तो CSE डिपार्टमेंट यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि हैज़ 3 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगेन दो टेबल लिए हमने, एक डिपार्टमेंट, उसमें हमने डिपार्टमेंट आईडी डाला और डिपार्टमेंट नेम डाला। डिपार्टमेंट आईडी को हमने प्राइमरी की बता दिया। स्टूडेंट करके टेबल लिया, स्टूडेंट में हमने 4 एट्रीब्यूट्स लिए, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ईमेल। स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की कर दिया। अभी मैंने बोला कि अपने देश में तो सब प्राइम मिनिस्टर है, जब बाहर देश में जाओ तो वो फॉरेन की बन जाता है। तो स्टूडेंट के टेबल में जब डिपार्टमेंट आईडी आया तो वो फॉरेन की बन गया, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी जो था वो पहले डिपार्टमेंट के टेबल में था। अब वो डिपार्टमेंट के टेबल से निकल के स्टूडेंट के टेबल में आ गया तो वो डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की बन गई वहाँ की। फॉरेन की का मेन काम ये भी होता है कि जो दो टेबल्स रहते हैं उनको कनेक्ट करना।
तो अगर मैं डिपार्टमेंट के इसमें कुछ एंटर करूँ डिपार्टमेंट आईडी में, तो वो स्टूडेंट आईडी में भी रिफ्लेक्ट होगा। ऑलराइट, ये हो गया 1 to n रिलेशनशिप के बारे में। अब m to n देखते हैं। अब m to n क्या होता है कि मैनी स्टूडेंट्स मैनी कोर्सेस, तो m to n हो गया, ठीक है। We cannot simply put student ID inside course because one student has one course has many students. I'm really sorry, ठीक है। And we cannot simply put course ID inside student because one student has many courses. Again, क्लासिक एग्जाम्पल, स्टूडेंट के अंदर हमने दो एट्रीब्यूट्स लिए, स्टूडेंट आईडी और नेम। स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की दे दिया, कोर्स हमने लिया, कोर्स को हमने कोर्स आईडी दे दिया और कोर्स नेम दे दिया, और कोर्स आईडी को हमने प्राइमरी की दे दिया। तो दोनों जो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है वो अपने अपने टेबल के अंदर प्राइमरी की बन गए। अब हमने एक तीसरा टेबल बनाया, रिलेशनशिप टेबल जिसे हमने कहा। वहाँ पे हमने क्या किया, दोनों जो टेबल्स थे उनके प्राइमरी की को उठाया और वहाँ पे डाल दिया। तो दोनों अपने अपने जगह से निकल के नीचे आ गए। अब जब नीचे आए तो वो प्राइमरी की के बन गए फॉरेन की। सो एक ये बन गया कि कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी फॉरेन की बन गया। तो वो टेबल कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ गया, यहाँ पे कोर्स आईडी आ गया, और वो दोनों यूनिक है। ऑलराइट, सो दिस वॉज अबाउट ओके, कन्वर्ट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट से बाकी है। सो सपोज अ स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल फ़ोन नंबर्स। अब एक बच्चा है, उसके पास 2 फ़ोन नंबर्स है, लेट्स अज्यूम राहुल के पास 2 फ़ोन नंबर्स है। तो वी शुड नॉट डू स्टूडेंट आईडी फिर एक में नेम, एक में फ़ोन नंबर 1, फ़ोन नंबर 2, फ़ोन नंबर 3, बिकॉज कितने ही डालोगे भाई। तो ऐसे हर एक के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट नहीं डिक्लेयर करना है कि हर नंबर के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर दिया। उसके लिए क्या करना है कि एक टेबल बनाना है जिसमें स्टूडेंट नाम का टेबल हो, एंड स्टूडेंट आईडी में प्राइमरी की हमने दे दिया एंड नेम दे दिया, एंड स्टूडेंट फ़ोन में स्टूडेंट आईडी को फॉरेन की दे दिया। तो स्टूडेंट फ़ोन जो था उसमें हमारा फ़ोन नाम का एट्रीब्यूट था, ठीक है। बट जब हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की को इसमें लाया स्टूडेंट फ़ोन में, तो वो फॉरेन की बन गया, ठीक है। और फिर वो बन जाता है स्टूडेंट आईडी और फ़ोन नंबर। तो ये देखो, ये जो 2 दिख रहे हैं यही यहाँ पे हमने लिख दिए। एंड फिर वो स्टूडेंट आईडी फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे 101 है तो वो फ़ोन नंबर बन गया, किसी का 101 है तो वो भी उसका फ़ोन नंबर बन गया। नहीं, एक ही स्टूडेंट, देखो ये 101 ये दोनों एक ही स्टूडेंट है यहाँ पे दोनों, देखो, लेकिन उनके फ़ोन नंबर 2 है। तो वही स्टूडेंट आईडी जो हमारा फॉरेन की हो गया, एंड फिर हमने फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दिया। ऑलराइट, now this is convert n array relationship. N array means more than 3 attributes, 3 entities participating in relationship. अब जैसे एक रिलेशनशिप जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा एंटिटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो प्रोफेसर जो हमारा एंटिटी है वो कोर्सेस और क्लासरूम में पढ़ाता है। तो कोर्सेस, ओके, क्लासरूम एंड प्रोफेसर, ये तीनों एंटिटीज़ है। तो इस रिलेशनशिप में पूरा 3 से ज़्यादा एंटिटीज़ है, राइट। तो इनके बीच में रिलेशनशिप है टीचर्स। तो हम टीचर्स लेंगे और टीचर्स में जो है हम तीनों जो है इनको डाल देंगे एंटिटीज़ को, उन तीनों को फॉरेन की कर देंगे, एंड देन वो टेबल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज इट अबाउट, बाकी कुछ एग्जांपल्स है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये उसी का टेबल है, ठीक है, जो मैंने अभी पढ़ाया, एंड ये प्राइमरी की, फॉरेन की, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। नाउ दिस इज़ अगेन अ टेबल, ये सिंपल है तो बता देता हूँ मैं। तो अकाउंट हमारी एक एंटिटी है, तो हमने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया है। अकाउंट का अकाउंट नंबर होता है एंड एक बैलेंस होता है, तो अकाउंट नंबर बैलेंस। अब अकाउंट का एक कंपलसरी पार्टिसिपेशन होता है अकाउंट ब्रांच के साथ, एंड देन वहाँ पे ब्रांच लिखा हुआ है। तो ब्रांच एक अगेन एट्रीब्यूट हो गया। ब्रांच का ब्रांच नेम हो सकता है, ब्रांच सिटी हो सकता है, एसेट्स हो सकते हैं। देन लोन भी अपना एक लेट्स से एंटिटी हो गया, लोन का ब्रांच होता है, ठीक है। कस्टमर भी एक एंटिटी हो गया, कस्टमर तो सबसे बड़ा एंटिटी है यहाँ पे। कस्टमर सिटी नेम, सिटी स्ट्रीट, ठीक है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। तो कस्टमर बोरोस लोन एंड लोन फ्रॉम, मतलब लोन फ्रॉम अ ब्रांच, सो ये लोन का लोन नंबर हो गया, अमाउंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, आई होप ये आप ये लेक्चर होने के बाद घर पे प्रैक्टिस करो एक बार। अगेन ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकाउंट का अकाउंट नंबर, बैलेंस, आई गेस बी नेम कुछ होगा, ठीक है। अगेन ये सेम एग्जांपल्स है उस चीज़ के। डिज़ाइन और रिलेशनल डेटाबेस करस्पॉन्डिंग टू द ER मॉडल, ओके। ओके, पेशेंट, ये पेशेंट के बारे में है सेम, मतलब जो मैंने अभी बताया वो उन्होंने अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स में समझा के बताया हुआ। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, प्रोसेस व्हाट इज़ हैपनिंग, और नहीं समझा तो यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगेन दिस इज द सेम एग्जाम्पल। नाउ डेटाबेस आर्किटेक्चर इज आई थिंक गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक इस पूरे यूनिट का। Database architecture. The architecture of a database system is greatly influenced by the underlying computer system
ऑन विच द डेटाबेस सिस्टम रन्स। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर यानी कि आपके जो डेटाबेस सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है, यानी कि उसका पूरा, लेट्स से आपका घर है तो घर का आर्किटेक्चर यानी कि घर का पूरा डिज़ाइन, इट ग्रेटली इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द अंडरलाइंग कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जो आपका कंप्यूटर का सिस्टम है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है आपका डेटाबेस सिस्टम का आर्किटेक्चर, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम कैन बी सेंट्रलाइज्ड और क्लाइंट सर्वर, where one server machine execute works on behalf of multiple client machine। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस सिस्टम कैन बी सेंट्रलाइज, यानी कि जो भी डेटाबेस सिस्टम्स होती है वो सेंट्रलाइज हो सकती है, और क्लाइंट सर्वर यानी कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड भी हो सकती है, वेर वन सर्वर और मशीन एग्जीक्यूट्स वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट और मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स, ठीक है। अब डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है? अब डेटाबेस आर्किटेक्चर दो पार्ट्स में बटा हुआ रहता है, 2 और 3, मतलब सॉरी 3 मतलब टीयर्स में बेसिकली बटा हुआ रहता है वो। सो इन अ 2-tier आर्किटेक्चर द एप्लीकेशन रिसाइड्स एट द क्लाइंट मशीन वेयर इट इन्वोक्स डेटाबेस सिस्टम फंक्शनैलिटी एट द सर्वर मशीन थ्रू क्वेरी लैंग्वेज सिस्टम। सो 2-tier आर्किटेक्चर में क्या होता है? द एप्लीकेशन रिसाइड्स एट द क्लाइंट मशीन। तो जो क्लाइंट होगा आपका, वो एप्लीकेशन उसके साइड में रहेगा, ठीक है, उसके कंप्यूटर में रहेगा, वेर इट इन्वोक्स डेटाबेस सिस्टम फंक्शनैलिटी एट सर्वर मशीन थ्रू क्वेरी लैंग्वेज सिस्टम। तो एप्लीकेशन जो होगा वो सर्वर क्लाइंट के पास होगा, तो वो क्या करेगा? क्लाइंट बेसिकली अपने इनपुट्स देगा, क्वेरी देगा कि भाई मेरे को ऐसे बंदे दो जिनका 9 के ऊपर CGPA है, एंड फिर वो क्वेरी सर्वर के पास जाएगी एंड सर्वर फिर उसको रिजल्ट रिटर्न में देगा। दैट इज़ बेसिकली अ 2-tier आर्किटेक्चर। 3-tier आर्किटेक्चर में क्या होता है? Client machine acts as front end and does not contain any direct database calls. Instead, the client end communicates with the application server usually through a forms interface. The application server in turn communicates with a database system to access data. अब यहाँ पे क्या होता है 3-tier आर्किटेक्चर में? जो क्लाइंट होता है वो फ्रंट एंड, यानी कि उसके पास कोई डेटा नहीं होता अवेलेबल, ठीक है, वहाँ पे कोई डेटाबेस डायरेक्ट कॉल्स नहीं होता है। इंस्टेड क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो अपने एंड से कम्युनिकेट करता है विद एन एप्लीकेशन सर्वर यूजुअली थ्रू फॉर्म्स इंटरफेस, यानी कि जो फॉर्म्स होते हैं अपने, लेट बी गूगल फॉर्म और एनी फॉर्म, उसके थ्रू जो है इंटरफेस कम्युनिकेट करता है, एंड देन एप्लीकेशन सर्वर इन टर्न कम्युनिकेट्स विद अ डेटाबेस सिस्टम टू एक्सेस डेटा। तो वो जो एप्लीकेशन सर्वर है जिसमें इनपुट जा रहा है थ्रू फॉर्म्स, वो फिर सिस्टम में कॉल करेगा एंड फिर वहाँ से जो डेटाबेस में से जो भी डेटा है वो बाहर लेके आएगा। दैट इज़ हाउ 3-tier आर्किटेक्चर वर्क्स। यहाँ पे डेटाबेस आर्किटेक्चर का जो है डायग्राम दिया हुआ है। ऑलराइट, डेटाबेस आर्किटेक्चर में यूज़र एप्लीकेशन, 2-tier आर्किटेक्चर, 3-tier आर्किटेक्चर का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, क्लाइंट सर्वर एक्सेट्रा। तो यूज़र यहाँ पे दिया हुआ है कि यूज़र एप्लीकेशन, फिर नेटवर्क, फिर डायरेक्ट डेटाबेस में से, तो यहाँ पे और यहाँ पे दिया हुआ है यूज़र एप्लीकेशन क्लाइंट, फिर एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है। एंड दिस इज़ गाइस फॉर योर DBMS यूनिट 1 वाला वीडियो। इसके बाद आई विल पोस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 1, उसमें मैं ख़त्म कर दूंगा। देन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का यूनिट 1 ख़त्म कर दूंगा, एंड देन we'll start with unit 2 हर एक का, and most probably आज रात 12 बजे से पहले I'll try to sum all the videos up. So thank you so much guys for watching this video. See you guys in the next one.